डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि नियोजन खाते एवं साझेदारों के पूंजी खाते। इसमें पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कवर किया है। आज हम इसको बनाने वाले हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। त्रिपाठी और चौहान दो साझेदार हैं, वो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को 60,000 रुपये और 40,000 रुपये है। इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये लाभ कमाते हैं। कितना लाभ कमाते हैं? 30,000। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं। ठीक है। तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये आहरण किया और चौहान ने कितना किया? 8,000 रुपये। आहरण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप बनाएंगे तो इसको सामान्य रूप से बना देंगे, ये भी सिंपल है, ऐसा लगेगा। किस प्रकार से बनाएंगे? सामान्य, जिसमें आपको पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, ये सारे चीज़ों का उल्लेख करते हुए बनाएंगे। लेकिन इस प्रश्न में आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो विशेष ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर देखिए, इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये लाभ कमाते हैं। अगर ऐसा दिया है प्रश्न में कि इसी वर्ष के दौरान अगर शब्द दिया है तो आपको याद रखना है इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाभ है, ये लाभ जो है समस्त समायोजन के पश्चात का है, समझिए। ठीक है। इसका टिप यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे टिप दिया हुआ है, देखिए, इसी वर्ष के दौरान लाभ, इसका आशय चालू वर्ष के समस्त समायोजनों के पश्चात लाभ से है। चालू वर्ष के समस्त समायोजनों के पश्चात लाभ से है। कहने का तात्पर्य है कि हमको ना तो इसमें पूंजी पर ब्याज देना है, ना तो आहरण पर ब्याज लगाना है, ठीक है, ना वेतन देना है, तो किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। केवल उस लाभ जो हुआ है 30,000, उसको 3:2 के अनुपात में त्रिपाठी और चौहान को बांट देना है। ठीक, ऐसे ही बनेगा। जब आप क्वेश्चन को बना रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा। मैं भी शुरू जब बना रहा था इसको तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब देखा तो ये जो टिप है इसी से समझ में आया कि इसी वर्ष के दौरान लाभ का मतलब यही है कि ये समस्त समायोजनों को करने के पश्चात जो लाभ है वो है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। शेष लाया गया 30,000 रुपये लाभ। इसको हम क्या लिख दिए? लाभ साझेदारों के पूंजी खाता से त्रिपाठी और चौहान कौन से अनुपात में बांटे? तो 3:2 में बांट दिए। 3:2 प्रश्न में दिया हुआ है, 3:2। तो इस 30,000 रुपये का 3/5 कर दीजिए। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिपाठी का हो गया। और चौहान का भी अगर लिखना है तो चौहान का भी लिख दीजिए। कितना? 30,000 गुणित 2/5। अब इसको हम काटेंगे तो 5 एक कम, 5 छक्के 30, और ये 3 तो शून्य है, 3 तो शून्य, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 18,000 रुपये हो गया, जो यहाँ पर लिखा है 18,000 रुपये। और उसी प्रकार चौहान का निकालेंगे तो 5 कम 5 छक्के 30, और 3 तो शून्य लगा दे तो 6 दूनी 12,000 रुपये हो गया। तो ये 12,000 किसका है? ये देखिए चौहान का, और त्रिपाठी का 18,000। तो इस प्रकार से इसको कौन से अनुपात में बांटे हैं? 3:2 के अनुपात में बांटे हैं। क्लियर हो गया? 3:2 के अनुपात में बांटे हैं। यहाँ पर ये प्रश्न जो इसी प्रकार से बनेगा, आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, है ना। नोट, प्रश्न में लिख दीजिएगा नोट में कि प्रश्न में चालू वर्ष के दौरान लाभ लिखा है, इसका आशय चालू वर्ष के समस्त समायोजनों के पश्चात लाभ से है। इसीलिए हम दिए गए लाभ को सीधे साझेदारों को दिए गए लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ठीक है। जो भी लाभ हानि अनुपात दिया है 3:2, उस अनुपात में हमने इसको बांट दिया। ये देखिए 3:2 दिया है, इसी अनुपात में हमने इसको क्या कर दिया? बांट दिया। क्लियर हो गया होगा? ठीक। अब हम चलते हैं, इसका साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना है हमको। तो इसको जब हम बना रहे थे उस समय भी हमको भी थोड़ा सा
शुरू में ये चीज़ें ध्यान नहीं थी कि वर्ष के दौरान जो लाभ है वो समस्त समायोजनों के पश्चात है, तो हमने इसी प्रकार से बना लिया था लाभ हानि नियोजन खाता, और इसमें वेतन का, पूंजी पर ब्याज का, और इस प्रकार से हमने जब लाभ को वितरित किया उसके बाद जब देखा तो आंसर जो है सही नहीं आ रहा, तब समझ में आया कि उसको क्वेश्चन को देखने के बाद जो टिप लिखा है उसके आधार पे तब लगा कि कहीं ना कहीं गलत है, तब हमने देखा तो समझ में आ गया ये चीज़। तो आप भी ऐसा गलती कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ आप बनाए हैं इससे भी आपको क्या मिलेगा, इसके आधार पे आपको ये अगर आप बना रहे हैं तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? ये भले ही गलत है लेकिन आपका कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें काम आएगी जब साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब जब प्रश्न परीक्षा में आएगा तो ऐसा नहीं बनाना है आपको। कैसा बनाना है? परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। शेष लाया गया 30,000 रुपये और लाभ करके इतना बांट देना है और लिख देना है नोट में। ठीक है कि चालू वर्ष के दौरान लाभ लिखा है, इसका आशय चालू वर्ष के समस्त समायोजन के पश्चात लाभ से है, इसलिए हम दिए गए लाभ को सीधे साझेदारों को दिए गए लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों को पूंजी खाता बनाने के लिए हमको जो है स्थायी पद्धति के अनुसार बनाएंगे। तो स्थायी पद्धति के अनुसार दो खाता बनता है, एक तो साझेदारों का पूंजी खाता बनता है, एक साझेदारों का चालू खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए विवरण त्रिपाठी की राशि और चौहान की राशि, विवरण त्रिपाठी की राशि और चौहान की राशि। तो शेष लाया गया कर देंगे और 60,000 40,000 ये कहाँ से आया? तो जो त्रिपाठी और चौहान ने जो पूंजी लगाया है उसी पूंजी को हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए यहाँ पर 60,000 रुपये और 40,000, तो 2015 में क्रमशः उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 क्रमशः 60,000 और 40,000 रुपये है। तो 60,000 और 40,000 यहाँ पे लिख देंगे। शेष लाया गया 60,000 और 40,000, और यही चीज़ फिर क्या हो जाएगा, इधर शेष ले जाया गया हो जाएगा 60,000 40,000, और अगले वर्ष के प्रारंभ में ये फिर शेष लाया गया 60,000 और 40,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दीजिएगा, एक कॉलम डेट का, ताकि यहाँ पे अगर डेट दिया है तो इस डेट को आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता में हमको जो है पूंजी को छोड़ करके, साझेदारों के द्वारा जो लाया गया पूंजी है उसको छोड़ करके जितने भी रहते हैं, चाहे पूंजी पर ब्याज हो, वेतन हो, कमीशन हो, आहरण पर ब्याज हो, इन सब को लिखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे विकलन पक्ष में हम आहरण और आहरण पर ब्याज को लिखते हैं, और इधर पूंजी पर ब्याज, वेतन और लाभ हानि नियोजन खाता का जो लाभ हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, हानि होगा तो इस पक्ष में आएगा, क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ वह कैलकुलेशन काम आया जो हमने गलत बनाया था, उसमें का कैलकुलेशन हमको इस जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाए, चालू खाता बनाए, उसमें काम आ गया। ठीक है, तो आप लेकिन गलती मत कीजिए उन चीज़ों को, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भले ही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों साझेदारों के वेतन के रूप में 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं, तो 1,000 रुपये दोनों साझेदार को प्रति माह मिलेगा। तो 1,000 गुणित 12 करेंगे तो 12,000, और दोनों को मिलेगा तो 1,000 रुपये का तो 12,000 करके 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिख दिया है वेतन खाता को 12,000 और 12,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए हैं। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज, तो पूंजी कहाँ है, यहाँ पे 60,000 और 40,000। 60,000 का 5% निकालेंगे तो 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा, 3,000। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमने उसका पहले से बना करके रखा है पूंजी पर ब्याज का। तो 60,000 गुणित 5/100 कर दिए तो 3,000, और चौहान का 40,000 गुणित 5/100 कर दिए तो 2,000। तो पूंजी पर ब्याज 3,000 और 2,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पूंजी पर ब्याज खाता 3,000 2,000। यहाँ पर एक चीज़ और है कि शुरू में अगर वेतन को दिया तो वेतन को पहले लिखना था, पूंजी को बाद में लिखना था, लेकिन यहाँ पर हमसे एक चूक हुई है, तो इसको आपने सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज खाता, या ऐसे भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। पूंजी पर ब्याज खाता 3,000 और 2,000, त्रिपाठी का 3,000 और चौहान का 2,000, ये हो गया। वेतन खाता को करके लिख दिया, त्रिपाठी का 12,000 और चौहान का भी 12,000। ये कैसे हुआ, 12,000 मतलब प्रत्येक को प्रति माह 1,000 रुपये, तो 12 महीने का निकालेंगे तो 12,000 रुपये आएगा। तो चौहान का भी 12,000, त्रिपाठी का भी 12,000। क्लियर है? और
अब हम तीसरा जो लिखेंगे वो है लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ है। ये लाभ हानि हमने नियोजन खाता बनाया था, इसमें साझेदारों को पूंजी खाते से करके जो लाभ है उसको हस्तांतरित किया था। तो त्रिपाठी का 18,000, चौहान का 12,000, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए, ये लाभ हानि नियोजन खाता से त्रिपाठी का 18,000, ये 18,000 है ना, 1 शून्य कम, 18,000 और चौहान का 12,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको लिखना है इधर का। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में और क्या लिखा है। तो प्रश्न में जो है यहाँ पर इस त्रिपाठी ने 12,000 रुपये और चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। तो त्रिपाठी ने 12,000 रुपये आहरण किया लिखा है, मतलब इस आहरण को हमको दर्शाना है और आहरण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। तो इस 5% ब्याज को भी दर्शाना है। तो हमको यहाँ पे देखिए आहरण खाता से करके 12,000 और 8,000 लिख दिए। त्रिपाठी ने 12,000 का और चौहान ने 8,000 का आहरण किया, तो आहरण खाता से। अब आहरण पर ब्याज लगाएंगे तो लिखेंगे आहरण पर ब्याज खाता से। अब आहरण पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी 5% के हिसाब से बोला, तो 12,000 का 5%, आहरण किया 12,000, अब उसका 5% निकालेंगे तो आहरण 12,000 गुणित 5/100 तो कितना आ गया, 600 रुपया। उसी प्रकार चौहान का निकालिए तो 8,000 गुणित 5/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इसी को हमको यहाँ पे लिखना है, आहरण पर ब्याज खाता से करके 600 और 400। त्रिपाठी का 600 रुपये और चौहान का 400। यहाँ पर जो कैलकुलेशन किए तो देखिए त्रिपाठी का 600 और चौहान का 400, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम योग लगाएंगे। तो इधर का योग लगाइए, तो इधर का योग जो है 33,000 आ रहा है और ये वाला योग चौहान का 26,000। जबकि अगर हम ये शेष ले जाएगा तो बाद में लिखते हैं, क्योंकि इस योग में से इधर के विकलन के योग, समाकलन के योग में से हम विकलन के योग को घटाते हैं, या फिर जिधर के योग ज़्यादा होता है उधर के योग से कम वाले योग को घटाते हैं और जो अंतर की राशि होती है उसको शेष ले जाएगा करके लिखते हैं। अभी क्या हो रहा है, इस चालू खाते में समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और विकलन पक्ष का योग कम है, इसलिए हम विकलन पक्ष में शेष ले जाए करके अंतर की जो राशि होती है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12,000 है और ये 600, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12,600 रुपया, 12,600। और इधर कितना है, इन सब को जोड़ेंगे तो 12,000, यहाँ पे 18,000। ठीक है, 10, 20, 30, 33,000, टोटल कितना हो रहा है, 33,000। तो 33,000 में हम 33,000 में क्या करेंगे, ये किसका है, त्रिपाठी का है। त्रिपाठी का 33,000 रुपये में 33,000 में कितना को जोड़ घटा देंगे, 12,600 को माइनस कर देंगे। 12,600 को माइनस कर दिए तो आया क्या, 20,400 रुपये आ गया। ठीक है, ये 20,400 आ गया। और त्रिपाठी के बाद कौन है, त्रिपाठी के बाद है आपका चौहान। तो चौहान का भी उसी प्रकार का होगा। चौहान का भी देखिए इधर का योग लगाएंगे तो इधर का योग कितना हो रहा है, 26,000। इस 26,000 के योग में हम 8,400 को माइनस करेंगे तो 26,000 माइनस 8,400 तो कितना आ गया, 17,600 रुपया आ गया। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। इन चीज़ों को ध्यान देने वाली बात वही है कि वर्ष के दौरान लाभ अगर दिया है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लाभ हानि नियोजन खाता है। लाभ हानि नियोजन खाता में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष के दौरान लिखा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। तो या तो आप परिवर्तनशील पूंजी खाता तैयार कर सकते हैं और या फिर स्थायी पूंजी खाता। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे इसमें आंसर में, तो ये जो आंसर है वो चालू खाते के आधार पर दिया है, 20,400 और 17,600 रुपया। ठीक है, और प्रॉफिट त्रिपाठी का 18,000 और 12,000। ठीक है, ये लाभ हानि नियोजन खाते का 18,000, 12,000 और ये 20,400, 17,600 ये यहाँ पर आया। देखिए 20,400, 17,600 तो किसका है, तो ये साझेदारों का चालू खाता का है, इसलिए हमको ये इस स्थायी पद्धति के अनुसार बनाना पड़ा है। ठीक है, स्थायी पद्धति के अनुसार बनाएंगे तब इतना आएगा, नहीं तो अगर इस 60,000 को जोड़ करके हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा, वहाँ पर फिर दिक्कत होगा। इसलिए आपको जो है स्थायी पद्धति के अनुसार बनाना है इस प्रश्न को। क्लियर है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको समझाने में भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमने जो है ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना करके छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। आप भले ही एक एक दो दो क्वेश्चन करके आप देखते जाइए तो आपको पूरी चीज़ें कवर होगी, पूरी चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए सारे चीज़ों को कवर करते हुए, सारी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है मेरे से भी कुछ त्रुटि हो जाती होगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी जो है आप लोगों तक, और छोटी से छोटी बात जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।